बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ अब्बास, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स क्लास फर्स्ट ईयर, और लेक्चर मेरा 4 है और वीक भी 4 है, और जो चैप्टर हमारा वही चल रहा है स्टूडेंट्स, सेकंड वाला प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हम पढ़ रहे थे कि डाटा को किस किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। तो उसमें एक जो हमारा आज हम पढ़ेंगे कि डायग्राम्स के जो थ्रू है उसको भी हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। डायग्राम्स आपके सामने स्लाइड है स्टूडेंट्स, पे लिखा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम यूज इन रिप्रेजेंटिंग द डाटा। वी शैल डिस्कस हियर ओनली बार डायग्राम्स एंड रेक्टेंगुलर पाई डायग्राम। अब इसमें हमारे पास जो सिंपल बार डायग्राम को हम देखेंगे, एक पाई डायग्राम को, जो मेन हमारे पास डायग्राम्स हैं, और मल्टीपल बार डायग्राम उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि डायग्राम्स के थ्रू हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है सिंपल बार डायग्राम। तो सिंपल बार डायग्राम्स आर मेड टू रिप्रेजेंट द जियोग्राफिकल, historical, numerical, and qualitative data. The vertical or horizontal bars are made to represent the data when the difference between the different quantities is not very large. तो सिंपल बार डायग्राम्स में हम क्या करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। उसको जियोग्राफिकल भी हम कर सकते हैं, हिस्टोरिकल वाइज भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वाइज भी कर सकते हैं, एंड क्वालिटेटिव डाटा को भी। यानी कि जो भी डाटा आपके पास होगा इन चारों में से, चाहे वो जियोग्राफिकल हवाले से हो, हिस्टोरिकल हवाले से हो, न्यूमेरिकल या क्वालिटेटिव, उसको हम सिंपल बार डायग्राम्स में कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपने ख्याल रखनी है, द वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल, हमेशा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स मेड इसमें हम बनाएंगे, इसमें जो डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। जब टू डिफरेंस बिटवीन द टू क्वांटिटी इज वेरी नॉट वेरी, और जब ये एक चीज याद रखना है कि जब आपके पास जो क्वांटिटीज हैं वो इतनी ज्यादा लार्ज ना हो। The different quantities may be arranged in ascending or descending order, but the time series data are not arranged. अब यहाँ पे जो हम करेंगे उसको पहले अरेंज करते हैं, जो भी डाटा आपके पास होगा, लेकिन टाइम सीरीज में हम कभी भी उसको अरेंज नहीं करते। The height of the bars is proportion to the size of the quantities. All the bars of uniform weight. तो हमेशा जो इसकी बार्स है उसको एक प्रोपोर्शन से हमने उसको लेना है, और कभी भी जो उसकी विड्थ है उसको हमने क्या करना है, हमेशा यूनिफॉर्म रखना है, एक ही रखना है, इसमें चेंज नहीं आना चाहिए कि एक जो है वो 10 का इंटरवल आ रहा है, फिर आगे 5 का या 15 का, सब 5-5 के अगर इंटरवल से हम उसमें लेंगे, या 20-20 या 15, जो भी 2-2 का आपने जो भी लेना है। द स्पेस बिटवीन द बार्स शुड नॉट बी मोर देन द विड्थ ऑफ द बार्स। वही बात दोबारा, द बार्स शुड बी नाइदर वेरी टॉल और शुड लो। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात करें कि बार्स को इतने ज्यादा बड़ा भी आपने नहीं शो करना बनाना, उतना छोटा भी नहीं करना कि समझ ही ना है कि है क्या। इन वेरी थिक और वेरी थिन बार्स विल नॉट लुक अट्रैक्टिव। बहुत पतले बार आप बनाएंगे या बहुत मोटे बार बनाएंगे तो वो भी इतना अट्रैक्टिव नहीं करेंगे, इसलिए इतना बार आपने बनाना है कि वो बस देखने वाले को आसानी से नजर आ जाए। बिल्कुल आगे हम इसको देखते हैं कि कितना हमारे पास, जैसे एग्जांपल 2.3 है। अब यहाँ पे ड्रॉ सिंपल बार डायग्राम इसने की हुई है, ईयर्स दिए हुए हैं, जैसे हमने कहा था कि टाइम के लिहाज से, ज्योग्राफिक लिहाज से, या जिस लिहाज से डाटा आपके पास मौजूद हो, दिया हुआ हो, उसको हम इसको बार सिंपल बार डायग्राम में हम इसको बना सकते हैं। अब यहाँ बिल्कुल जैसे ईयर्स दिए हुए 1989, 1990, 1991, 1992 और 1993। अब 1989 के सामने जो प्रॉफिट मिलियंस में दिया हुआ है वो 10, 1990 के सामने मिलियंस में जो प्रॉफिट दिया हुआ 12 है, और 91 के सामने 18, 92 के सामने 25, 93 के सामने 40 मिलियंस में वाले से। अब आपने क्या किया, सिंपल बार डायग्राम को शो आपने क्या किया, प्रॉफिट ऑफ बैंक ऑफ 5 ईयर्स, आपने जो ईयर है उसको आपने हॉरिजॉन्टली आपने उसको लिखा, ठीक है। स्ट्राइक एक बना के आपने 1989 का पहले आपने लिख लिया, फिर थोड़ा सा गैप से 1990 का लिख लिया, फिर थोड़ा सा गैप से 1991 का, फिर थोड़ा सा गैप से 1992 का, और आखिर में जो 93 है उसको आपने लिख लिया। फिर आपने प्रॉफिट जो उसमें दिया हुआ है उसको आपने वर्टिकली आपने एक ड्रॉ करना है, बार एक लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके ऊपर आपने देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके यहाँ पे इसने 10, 20, 30 और 40 का डिफरेंस ले लिया। क्यों, आपके पास जो प्रॉफिट में वैल्यूज दी हुई है वो 10 है, 12 है, 18 है, 25, 40। तो कोशिश ये क्या करें, जो आपके पास वैल्यू सबसे छोटी है उसको आप देखिए कि वो कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है, ताकि हमें पता ही चल जाए कि कौन कौन सी वैल्यूज इसमें आना चाहिए और कौन सी नहीं आनी चाहिए, ताकि आराम से हम अपना काम उसमें इजीली समझा सके अगले बंदे को। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे 10 है सबसे छोटी वैल्यू, तो हमने ये किया कि चलो 10 के इंटरवल से हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे इसको हमने लिख लिया, जैसे कि पहले 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, और फिर 40 है। अब आपने सिंपल बार डायग्राम बनानी कैसे है, आपने ये जो बार्स बने हुए आपके सामने स्टूडेंट्स, वो इस तरह से बने हुए हैं कि आपने ये देखना है कि 1989 के सामने वैल्यू क्या दी हुई है 10। तो आपने स्टूडेंट्स बिल्कुल क्या करना है, बिल्कुल 89 का जो
आपके पास है उसको आपने दूसरी तरफ 10 के साथ, क्योंकि 10 उसके सामने वैल्यू है, आपने एक बार ऊपर खड़ा कर देना है, बिल्कुल जैसे पिलर आप बना देते हैं। आपके सामने बना भी हुआ ये। फिर दूसरी वैल्यू 1990 है और ईयर, उसमें वैल्यू क्या है 12। तो अब उस 1990 पे आप चले जाएं दूसरे ईयर पे। अब उसको आपने क्या करना है, 10 से थोड़ा सा ऊपर 12 ही होगा, जाहिर सी बात है। तो आपने 1990 को थोड़ा सा ऊपर ले जाके 12 तक आपने एक बार बना लिया। फिर आप आ जाए थोड़ा सा गैप से, आपने 91 लिखा हुआ है, उसके सामने वैल्यू हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में 18 है। आपने क्या किया, 20 से थोड़ा सा नीचे आपने 18 तक बार बना लिया। फिर 1992 जो है उसमें आपके पास देखिए 25 है वैल्यू। आपने क्या किया, 1992 से ऊपर आपने सीधा 20 और 30 के दरमियान में जो सेंटर में 25 बन रहा है वहां तक आपने क्या किया, इसको एक बार बना लिया। और लास्ट वाला जो आपके पास 1993 है उसमें क्या है 40 है। तो 40 के लिए आपने क्या किया, आपने 1993 से पिलर ऊपर लेके जाते रहे और एग्जैक्ट 40 के सामने जो पिलर बन रहा है वहां तक हमने ये पिलर इसका बना लिया। तो ये हमारे पास सिंपल बार डायग्राम बन गई कि आपके पास हर बार जो बार्स हैं, डिफरेंट बार्स हमने बनाए, वो क्लियर वाजिया बिल्कुल प्रॉपर नजर आ रहे हैं। अब कोई भी एक बंदा जो जिसको इतना नहीं भी पता, वो फौरन देख के अंदाजा लगा सकता है कि हाँ जो 89 में है वो 10 का मिलियंस का प्रॉफिट हुआ है, 90 में वो 12 का हुआ है। इसी तरह अगर फर्स्ट को हम बात करें 1993 में तो वो 40 का प्रॉफिट हुआ। तो पिलर्स देख के आपको अंदाजा भी हो रहा है स्टूडेंट्स कि किस में कम प्रॉफिट हुआ, किस में ज्यादा हुआ। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो 1993 में हुआ है और सबसे कम जो है वो 89 में हुआ है प्रॉफिट। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है दोबारा मल्टीपल बार डायग्राम्स। तो मल्टीपल बार डायग्राम्स क्या होता है, मल्टीपल बार डायग्राम्स में क्या करते हैं, इसमें भी हम बनाते पिलर्स ही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें जैसे पहले आपके पास डाटा मौजूद था सिंपल बार डायग्राम में, एक ईयर्स दिया हुआ था और साथ में वैल्यूज एक दी हुई थी, प्रॉफिट एक दिया हुआ था। अब मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होता है, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल 2.4 है, उसमें डाटा दिया हुआ ड्रॉ सुइटेबल डायग्राम फॉर द डाटा ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब इसमें कंट्री दिए हुए हैं, ठीक है, कंट्रीज के नेम दिए हुए, ईयर्स नहीं दिए हुए, कंट्रीज के नेम दिए हुए, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, जापान शिपान जो भी है। तो साथ में उसके क्या दिया हुआ है, बर्थ रेट दिया हुआ है और डेथ रेट दिया हुआ है। यानी कि एक कंट्री वाइज उसको उसने दो उसमें आगे उसने उसने वैल्यूज दी हुई है। एक बर्थ रेट भी दे दी कि पाकिस्तान में जो बर्थ रेट है वो 45 है और डेथ रेट कितनी है 15 है। और इसी तरह इंडिया में जो 40 है और डेथ रेट 16 है, इसी तरह से बाकी सारे ममालिक में भी। अब ये जो डाटा आपके पास है ये हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम के लिए आएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि मल्टीपल बार डायग्राम्स आर मेड व्हेन द डाटा आर इन द फॉर्म टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप कंटेन्स 2 or more pieces of information। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक पाकिस्तान है लेकिन इंफॉर्मेशन उसमें दो दी हुई है ना, दो पेसेस में डिवाइड कर दिए, ये बर्थ रेट भी उसकी एक साथ दे दी है और डेथ भी। हालांकि जब सिंपल बार डायग्राम तो उसमें सिर्फ ये डाटा कैसे होना चाहिए था, अगर डेथ रेट को आप छोड़ दें तो बाकी पीछे क्या बचेगा, कंट्रीज के नेम बचेंगे और बर्थ रेट बनेगा ना, तो वो फिर सिंपल हो जाएगा। जब दो आ गए तो फिर वो डेथ साथ इसके मल्टीपल बार डायग्राम हो गया। ऑन द सेट ऑफ बार्स द डिफरेंट क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट बार्स। अब इसमें क्या करेंगे, एक जो बार हमने पहले सिंगल सिंगल बार बनाया था, अब क्योंकि एक कंट्री है, मुल्क है, एक चीज है, उसके साथ दो दो वैल्यूज दी हुई है, तो अब जो बार बनाएंगे वो एक दूसरे से एडजेसेंट बनाएंगे कि जुड़े हुए हों, इस तरह से करके। अभी हम आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाए हुए हैं। तो वन सेट ऑफ बार इज सेपरेटेड फ्रॉम अनदर बाय सुटेबल स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो आपके पास यहाँ पे अब डाटा दिया हुआ है उसको हम इस तरह से देखते हैं कि उसमें क्या है। आगे नेक्स्ट पेज पे, हाँ जी, ये देखिए अभी मल्टीपल बार डायग्राम के लिए उसने क्या किया कि द डाटा गिवन आर सुटेबल फॉर मल्टीपल बार डायग्राम्स, दस द मल्टीपल बार डायग्राम इज ड्रॉन बिलो। तो मल्टीपल डायग्राम शोइंग बर्थ एंड डेथ रेट। अब यहाँ पे एक चीज आपने ख्याल रखनी है स्टूडेंट्स के, बर्थ रेट को आप मर्जी है आप इसको कोई कलर से दोनों को शो कर दें, कि बर्थ रेट को सपोज आप ब्लैक कलर से शो कर दें, डेथ को रेड से शो कर दें, या बर्थ रेट को आप ग्रीन कलर से शो कर दें, डेथ को रेड से शो कर दें, या किसी तरह से भी डॉट डॉट से कर दें या लाइन से कर दें, ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, बर्थ रेट को सपोज इसने यहाँ पे ब्लैक से शो कर दिया और डेथ को इसने यहाँ पे डॉट डॉट से बना दिया। ठीक है, हम इसी वाले से समझ लेते हैं इसको। अब आपने क्या किया, अगेन वही जो कंट्रीज के नेम है उसको हमने हॉरिजॉन्टली हमने उसको देख लिया, उसको नीचे लिख लिया हमने इसको एक्स एक्सिस पे,
पाकिस्तान का सबसे पहले नाम था उसको आपने लिख लिया, फिर इंडिया था इंडिया का लिख लिया, ब्रिटेन था उसका लिख लिया, इजिप्ट लिख लिया, फिर आखिर में जापान का लिख लिया। और साथ में जो उसके बर्थ और डेथ रेट की जो दोनों उसमें हमारे पास वैल्यूज दी हुई थी, उसको हमने क्या किया, वाई एक्सिस पे हमने उसको वहां पे लिख लिया। अब उसमें 0 से लेके 10, 20, 30, 40 और 50 तक जा रहा है। अब ये क्यों इसने ऐसा किया कि 0, 10, 20, 30 और 40 और 50 तक इसने इसलिए किया कि हमारे पास इसमें सबसे छोटी वैल्यू थी वो डेफिनेटली कुछ 10 से ही ऊपर ऊपर होगी या 10 होगी, और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी 50 के अंदर अंदर होगी, इस वजह से। तो आपने क्या किया कि आपने देखा कि जो पहला आपके पास पाकिस्तान है, उसमें पाकिस्तान की जो आपके पास जो पहला हमने बर्थ रेट को ब्लैक वाले से शो किया हुआ है, अगर दोबारा पीछे अगर हम जाएं तो देखिए पाकिस्तान के लिए बर्थ रेट 45 है और डेथ रेट 15 है। तो इसको हमने क्या किया, अब यहाँ वापस अगर आप टेबल पे देखें तो पाकिस्तान के लिए जो पहला ब्लैक वाला पिलर है वो उसने क्या किया, स्टार्ट से लेके 40 और 50 के दरमियान में 45 तक एक पिलर बना लिया, और बिल्कुल जो डेथ रेट का 15 का है वो इसके साथ जोड़ के एडजस्टेड बिल्कुल मिला के 10 से 20, 15 का जो था वो उसके साथ जोड़ दिया और उसके ऊपर डॉट डॉट बना दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके साथ बर्थ रेट को हमने ब्लैक से और डेथ रेट को हमने डॉट डॉट से। अब जो दूसरा इंडिया वाला है उसका देखिए, उसकी हमारे पास जो है वो कितना था, वो इंडिया का 40 था बर्थ रेट और डेथ रेट 16 था। तो आपने देखिए क्या किया, इंडिया का एक उसका जो था 40 था, उसका आपने 40 का पिलर बना लिया ब्लैक वाला। अगेन 18 का था जो आपके पास उसका डेथ रेट का, वो आपने उसका 18 के साथ जोड़ के बना लिया। इसी तरह ब्रिटेन का भी, इजिप्ट का भी और जापान का भी। तो ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। क्यों कि एक ही आपके पास कंट्री था, उसमें दो वैल्यूज थी, दो डिफरेंट उसने वैल्यूज दी हुई थी, तो उसको एक साथ आपने किस तरह से जोड़ के बार बनाए, इसको हम नाम दे देते हैं मल्टीपल डायग्राम। और आपको मैंने इसका तरीका भी बता दिया कि किस तरह से हमने इसको किया है। आगे आ जाता है ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज। दो ग्राफ यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एक ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज जिसको हम हिस्टोरीग्राम का नाम देते हैं, और दूसरा हिस्टोग्राम जो कि आगे जाके वो भी हम पढ़ेंगे एंड पे जाके। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज। तो ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज और हिस्टोरिकल सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि टाइम सीरीज क्या होता है। बेसिकली 7 चैप्टर जो आपका है सिलेबस का, उसमें आप टाइम सीरीज पूरा एक चैप्टर जाके आप लोग पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें टाइम सीरीज में ये होता है कि डाटा आपके पास ईयर वाइज दिया होता है और साथ में कोई वाई वैल्यूज, आपको कोई भी चीज की, किसी भी चीज की वाई वैल्यूज दी होती है। मस्ट भी कि उसमें टाइम लाजमी होता है, टाइम चाहे ईयर्स की फॉर्म में हो, मंथ्स की फॉर्म में हो, चाहे वो वीक की फॉर्म में हो, या संडे मंडे या सीजन वाइज, जिस तरह से भी क्वार्टर वाइज आपके पास टाइम लाजमी इसमें दिया होता है, और साथ में कोई वाई वैल्यूज होती है। जब इस तरह का डाटा आपके पास होगा, जो टाइम सीरीज का डाटा होगा, तो उस टाइम सीरीज के डाटा को जब आप ग्राफ पे शो करेंगे तो उसको हम कह देते हैं हिस्टोरीग्राम। तो सिंपल से बिल्कुल डेफिनेशन भी इसकी वो कहा जाती है कि द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड द हिस्टोरीग्राम। लिखी भी हुई है आपके सामने फर्स्ट लाइन पे ही, अ ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज और हिस्टोरिकल सीरीज। टाइम सीरीज को हिस्टोरिकल सीरीज भी कहते हैं, इसलिए वो दोनों को इसने एक साथ लिख लिया, उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरीग्राम। The time is taken on the x-axis and the variable is taken on y-axis. The plotted points are joined together to get the graph called histogram. अब देखिए आपके सामने टेबल 2.8 एग्जांपल दी हुई है, और उसमें नंबर ऑफ स्लॉटर हाउसेज हैं इन पंजाब में फॉर पीरियड 1975 से 76 और 82 से लेके 83 तक, और गिवन ब्लो है इसमें। अब उसमें हम क्या करते हैं, जो सारा का सारा डाटा दिया हुआ है टाइम सीरीज का, और साथ में नंबर ऑफ स्लॉटर हाउसेस की तादाद भी दी हुई है। जैसे पहले ये जो कह रहे हैं कि 1975 से 76 की जो क्लास है, उसमें आपके पास नंबर ऑफ स्लॉटर हाउसेस कितने थे, 1076 थे, और जो दूसरी 76 से लेके 77 तक जो थे उसमें वो 1754 थे, और इसी तरह 77 से 78 तक 1546। इस तरह सारा का जो सारा डाटा दिया है हमारे पास टाइम सीरीज का, उसको हमने क्या करना है कि टाइम सीरीज ग्राफ पे कैसे बनाना है, आगे हम इसको देखते हैं। हाँ जी, अब आपके पास देखिए डाटा स्लाइड सामने आ गई। तो गिवन डाटा इज शोन इन हिस्टोरीग्राम। उस पर आपने क्या किया, आपने एक्स एक्सिस पे वही टाइम ले लिया, जैसे कि पहला टाइम था 1975 से 76, वो आपने लिख लिया। दूसरा 76 से 77, उसको आपने लिख लिया। तीसरा 77 से 78 जो क्लासेस थी उसको आपने सारे को एक्स एक्सिस पे लिख लिया। और जो वाई एक्सिस पे आपने क्या किया, जो नंबर ऑफ स्लॉटर हाउसेस की तादाद थी
उसको हमने एक इंटरवल के साथ यहाँ पे जैसे कि 400 का इंटरवल आ रहा है, क्योंकि वैल्यूज आपके पास बड़ी है तो इसलिए हमने 400 का इंटरवल ले लिया। वही बात आ गई, अगर आपके पास वैल्यूज ही कम है, डाटा कम है, छोटी वैल्यूज हैं, तो आप कम इंटरवल ले सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन द डाटा कि वो डाटा किस फॉर्म में दिया हुआ है, किस तरह से दिया हुआ है। छोटी वैल्यूज है, ज्यादा बड़ी वैल्यूज है, उस लिहाज से आप इसका इंटरवल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और लाजमी नहीं है कि जो इसमें कहा है वही आपने करना है, आपकी मर्जी, आप अपनी आसानी से जो आप कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा हो कि जिससे कोई ज्यादा फौरन से जो ग्राफ है वो समझ जाना चाहिए। अब यहाँ पे 400 ले लिया, 800, 1200 एक्सेस पे, वाई एक्सिस पे 1600, 2000 एंड 2400। अब पहली जो आपके पास क्लास थी जिसमें 75 से लेके 76 तक, उसकी हमारे पास जो वैल्यूज थी वो क्या थी स्टूडेंट्स? 1076, 1076। अब आपने क्या किया, इसको यहाँ पे ग्राफ पे वापस आ जाएं, तो जो पहला आपके पास क्लास थी 1975 से लेकर 76 तक, उसमें आपने 1076 को जो तकरीबन 1200 से नीचे नीचे और 800 के दरमियान में ये करके डॉट सब बना हुआ है, आपने एक डॉट बना लिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? फिर दोबारा अगला साल जो है वो अगली क्लास जो है उसको हमने देखा कि उसमें हमारे पास 76 से लेकर 77 तक 1754 है, 1754। उसको हमने देखा कि वो ग्राफ में हमने 16 और 2000 के दरमियान में जो 1700 है उसके सामने हमने उसको ड्रॉ कर लिया, तो वो आपके साथ एक डॉट बना दिया। इसी तरह 77 से 78 तक डॉट बना दी, सारा डॉट डॉट बना के आपने सारे एक लाइन से, फिर आपने इसको इस तरह से जैसे जैसे आप बनाते हो ऊपर नीचे जिगजैग, इसी तरह से आप इसको 1 बाय 1 ड्रॉ करते जाओगे तो आपके पास ये हिस्टोग्राम बन जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम बेसिकली बहुत सिंपल है, आप लोग पहले भी पढ़ते रहे, आपको अंदाजा होगा, मैथ्स में भी आपने 9-10 क्लास में भी इसको स्टडी करते रहे, ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता होता है इसका, जो मैथ्स का स्टूडेंट होता है। तो पाई डायग्राम में हम क्या करते हैं, सर्कुलर डायग्राम होती है वेयर द होल सर्कल रिप्रेजेंट द टोटल एंड द कंपोनेंट्स ऑफ टोटल आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्टर्स ऑफ द पाई डायग्राम। तो जो होल इसमें सर्कल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं टोटल के लिए, और जो इसके सेक्टर्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई डायग्राम से, कंपोनेंट्स उसके। तो पाई डायग्राम इज आल्सो कॉल्ड द सेक्टर। तो पाई डायग्राम को सेक्टर डायग्राम का भी नाम दिया जाता है। इट इज पॉपुलर डायग्राम, वही बात जो मैंने भी की कि जो बचपन से 5 क्लास 6 7 मैथ्स में आप पढ़ते आते हैं तो इसलिए सबको पता होता है, इसलिए बहुत पॉपुलर होती है, सबको पता होता है। एंड ड्रॉन फ्रॉम द कंपोनेंट्स आर टू शोन फ्रॉम कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करने के लिए इसको हम कंपोनेंट्स को शो करते हैं। द टोटल एंगल ऑफ द सर्कल, अब ये मैथ्स के स्टूडेंट्स को भी सबको पता है, सबके जो टोटल एंगल होता है इसमें सर्कल का वो 360 होता है। एंड द टोटल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड टू टेकन द टोटल 360. The angle of each components are calculated and these angles are made in circle to show. बिल्कुल सिंपल, वही एग्जांपल 2.7 आपके सामने है, उसमें क्या है, डाटा दिया हुआ है आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, करंट फैक्टर्स कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर द ईयर 1983 से 84 तक आर गिवन बिलो। मेक अ पाई डायग्राम इसमें करना है। सब सेक्टर्स आपने हैं जी, मेजर क्रॉप्स है, माइनर क्रॉप्स है, लाइफ स्टॉक है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है। अब इसमें प्रोडक्ट दे दीजिए, मेजर क्रॉप्स की 46231 इसकी मिलियंस है, और माइनर क्रॉप्स की 14971 है, लाइफ स्टॉक की 2709 से, फिशिंग 3082 और फॉरेस्ट्री 457। अभी डाटा आपके पास मौजूद था। अब आपने इसको क्या किया कि आपने इसको नेसेसरी कैलकुलेशन आपने कर ली जो जो हमें इसमें जरूरत पड़ेगी। तो आपने सबसे पहले क्या किया, एंगल्स बना लिए सब सेक्टर्स के। तो जो पहले मेजर क्रॉप्स था 46231, आपने इस सारे कॉलम को ऐड कर लेना है, जो कि सारे का 46231 और 14971, 27096, 308, 457, इस सारे को ऐड करके 91837 आपके पास आ गया। और उस सारे का जो टोटल आया है, अब एंगल में सब सेक्टर्स में आपने क्या करना है, जो मेजर क्रॉप्स की वैल्यू आपके पास दी हुई है 46231, आपने इसको डिवाइड करना है इस सारे के टोटल पे, प्रोडक्ट पे, यानी कि 91837, और मल्टीप्लाई कर देना 360 से। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप परसेंटेज करते हो तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे क्योंकि एंगल्स में चेंज कर रहे हो इसलिए आप इसको हम 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास पहला एंगल जो आ गया 181 का आ गया 0.2। फिर माइनर क्रॉप्स में आपने क्या किया, जो 14971 है इसको आपने टोटल पे डिवाइड कर दिया 91837 पे, तो मल्टीप्लाई 360 कर दिया तो 58 आ गया। इसी तरह ये सारे आपने एंगल्स निकाल लिए, और एंगल वो देख ले सारे, जब एंगल्स ऑफ सब सेक्टर्स आपने निकाले तो 1.8 से लास्ट तक, तो 360 इसका सम टोटल वही बन रहा है। फिर आपने क्या किया, पाई डायग्राम को शोइंग द प्रोडक्ट आपने कर दिया। जो मेजर क्रॉप का आपने उसके कंपास के साथ या उसके जो होता है का उसके साथ आपने इसको ड्रॉ कर दिया। पहला मेजर क्रॉप्स के 181 का आपने यहाँ पे एक बना लिया एंगल, फिर फॉरेस्ट्री का आपके पास जो 58 था उसके साथ 58 के साथ बना लिया साथ साथ करके,
और जो 81.8 था उसका जो कम से कम था वो उसको आपने बना लिया। फिर उसके बाद फिशिंग का आपके पास 12.1 था, उसको आपने इसके साथ बना लिया। एक तरतीब से जो आपने इसको करके आपने फिर फिशिंग, फिर लाइव स्टॉक और आखिर में आपने माइनर क्रॉप्स का जो इसमें वो आपने बना के इसको पाई डायग्राम में बना लिया डिफरेंट उसमें सब सेक्टर्स के साथ। ये था हमारा सारा का सारा और पाई डायग्राम का। और लास्ट हमारा बस अब आ गया हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा, उसमें बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने हिस्टोरिग्राम का कहा था कि वो टाइम सीरीज का ग्राफ होता है, तो जो हिस्टोग्राम होता है वो हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है। यहाँ पे वही बात लिखी हुई हुई आप देख भी सकते हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी हुई है लास्ट हमारे पास 2.9, उसमें हिस्टोग्राम कह रहा है। अब डाटा आप देख ले स्टूडेंट्स, आपके सामने जो क्लासेस दी हुई है 55 से 57, 58 से 60, 61 से क्लास लिमिट्स दी हुई है और साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ये आपके पास क्लास लिमिट्स का डाटा दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक बात जहन में रखनी है कि हिस्टोग्राम के लिए अगर आपके पास क्लास लिमिट्स दी हुई है, आपने इसको क्लास बाउंड्रीज में चेंज करना है, क्योंकि हमेशा हिस्टोग्राम क्लास बाउंड्रीज के बगैर आप नहीं बना सकते। तो आपने क्या किया, जो क्लास लिमिट्स थी उसको आपने 58 को 57 से माइनस किया, 2 पे डिवाइड किया, 0.5 आ गया। आपने लेफ्ट क्लास लोअर क्लास लिमिट्स में इसको माइनस कर दिया और राइट वाले पे ऐड कर देंगे तो आपके पास ये क्लास बाउंड्रीज बन के आ गई। जैसे लास्ट कॉलम में देख लें आप, नीचे जो सोल्यूशन में इसने बनाया हुआ है कि पहली क्लास बाउंड्री जो 54.5 से 57.5 और फिर अगली 57 से 60.5, ये सारी आपके पास देखिए अब एक सेम बन गई है, इसमें कोई जरा भी फर्क नहीं आ रहा। अब खत्म होने वाला हमारा एंड लास्ट बिल्कुल कि इसमें आपने क्या किया, जो क्लास बाउंड्रीज आपने बनाई है उसको आपने अगेन एक्स एक्सिस पे लिख लिया। पहली क्लास बाउंड्री 54.5 है उसको आपने लिख लिया, दूसरी 57.5 है उसको लिख लिया। अगेन जो दूसरी क्लास 57 से शुरू हो रही है तो आपने उसी को उसी में रहने दिया, दोबारा बार बार उसको नहीं लिखा। तो 57.5 के बाद अगली क्लास 60.5 थी, उसको आपने एक गैप से लिख लिया, फिर थोड़े से गैप से आपने 63.5 लिख लिया, थोड़े से गैप से 66 और लास्ट में 69.5 लिख लिया। अब जो पहली क्लास बाउंड्री आपके पास है, जो क्लास है 54.5 से 57.5, इसके सामने फ्रीक्वेंसी 4 आपके पास है। आपने क्या किया, यहाँ से जब वाई एक्सिस पे आपने 4, 8, 12, 12, 16 उसी तरह से आपने गैप लेके डिफरेंस लेके आपने वो वाई एक्सिस पे जब फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज लिखी आपने, तो आपने जो पहली क्लास बाउंड्री है 54 से लेके 57 तक, आपने 4 तक एक पिलर बना लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने 4 तक पिलर बना लिया, फिर 57.5 से 60.5 तक आपने देखा 6 है, तो आपने 4 और 8 के दरमियान जो तकरीबन 6 बन रहा है वहां तक पिलर बना लिया। अब ये एक चीज देखें, पिलर साथ जुड़े हुए बनते आ रहे हैं, अलग अलग सेपरेट सेपरेट नहीं बन रहे, ऐसा नहीं कि उनमें कोई गैप आ रहा है। और जो फिर उसके बाद 60 से 63 है उसमें वैल्यूज आपके 14 है, तो आपने 14 का पिलर साथ जोड़ के बना लिया। फिर 63 से 66 है, उसमें आपके पास वैल्यू जो दी हुई है 12 है, फिर अगेन उसका 12 का आपने बना लिया। और लास्ट में जो आपके पास 4 है, फिर दोबारा आपने उस 4 का पिलर बना लिया। तो ये आपके पास एक जैसे पहाड़ से ये ऐसे जिगजैग सा बिल्कुल पिलर्स ऐसे बनेंगे, एक दूसरे से सारे जुड़े हुए बनेंगे। तो ये होता है हिस्टोग्राम, जिसमें हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है कि क्लास लिमिट्स पे कभी भी हिस्टोग्राम आप नहीं बना सकते, क्लास बाउंड्रीज पे बना सकते हैं। क्यों, जब क्लास बाउंड्रीज होंगी तो पिलर एक दूसरे से जुड़े हुए बनेंगे, अगर क्लास लिमिट्स होंगी तो पिलर सेपरेट सेपरेट बनेंगे और फिर हिस्टोग्राम नहीं होगा, सिंपल बार डायग्राम हो गया। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स आप लोगों का। अल्लाह हाफिज।